तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन और उसके सभी साथी अलायंस में वापस आ गए थे और हाओ चेन ने मास्टर हान से कहा था कि मैं आपसे अकेले में किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनको एटर्नल टावर के बारे में बता दिया था और फिर इनसे कहता है कि यही चीज हाउलिंग केव का सीक्रेट है, लेकिन इसके स्क्रीन के बाद डिमन हंटर के द्वारा दिए गए मेरिट पॉइंट इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। इसीलिए हाओ चेन को ऐसा लगता है कि इसे किसी पावर ने मिटा दिया होगा। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यांग कहता है कि नेक्रोमैंसर के लिए ऐसा करना उतना भी हार्ड नहीं है। जिसके बाद मास्टर हान भी कहता है कि यह चीज तो सच में अनबिलीवेबल है और मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि वह लीजेंड फिर से वापस आ गया है, लेकिन असल में ऐसा उसने खुद ही किया था और उसने ह्यूमन ग्लोरी के एक पूरा एरा को ही खत्म कर दिया था। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यांग कहता है कि अब उसने हमारे लाइट सन हाओ चेन को अपना इनहेरिटर चुना है। तभी मास्टर हान मास्टर यांग से कहता है कि तुम तो इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नेक्रोमैंसर ने अपनी बुरी चीजों को हाओ चेन के पोसेशन में छोड़ दिया हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर यांग उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब एटर्नल टावर के अंदर कोई भी बुरी चीज नजर नहीं आ रही, बल्कि अब तो वहाँ पर सबसे प्योर एनर्जी है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर यांग को इसके आगे की चीजें समझ में नहीं आ रही थी और इसीलिए वो कहने लगता है कि वह नेक्रोमैंसर तो सच में काफी मिस्टीरियस है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो बाकी चीजों के बारे में नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए मास्टर यांग हाओ चेन से कहता है ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई सीक्रेट है और अब केवल तुम ही इसके बारे में पता लगा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हाओ चेन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर इनसे कहता है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि मैं कौन हूँ। इसके अलावा अगर मुझे ऐसा लगा कि नेक्रोमैंसर की पावर इंसानियत के लिए खतरा है तो फिर मैं इसे तुरंत खत्म भी कर दूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर यांग उससे कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि पास में जो चीजें हुई थी वे सही थे या गलत थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर यांग को हाओ चेन के दिल के ऊपर पूरा यकीन होता है। तभी मास्टर हान भी हाओ चेन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल रहना और इसके अलावा तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। लेकिन इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर इसके बारे में कोई भी हैरान करने वाली चीज सामने आती है तो फिर तुम इसके बारे में हमें रिपोर्ट जरूर करना। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मुझे डिमन क्लैन के एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन के बारे में बात पता चली है और फिर इनसे कहता है कि डिमंस हमारे जेनान पास के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इस तरह से वो किसी फैंटेसी पैराडाइज के नाम की चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकें। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही मास्टर हान पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या वो फैंटेसी पैराडाइज के लिए जेनान पास के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तब इस पर हाओ चेन इनसे पूछता है कि आखिरकार ये फैंटेसी पैराडाइज क्या है जिसके लिए कि डिमंस इतने ज्यादा परेशान हैं। तब इस पर मास्टर यांग उससे बताता है कि फैंटेसी पैराडाइज असल में एक मैजिकल डायमेंशन है जिसके अंदर हेवन और अर्थ के पावर वाले सभी तरह के मैजिकल ट्रेजर पाए जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर मास्टर यांग उसे बताता है कि फैंटेसी पैराडाइज हर 100 साल में केवल एक बार ओपन होता है, इसीलिए उस समय वे लोग अपने सबसे ताकतवर वॉरियर को इसके अंदर भेजते हैं ताकि इस तरह से वे लोग वहाँ से मैजिकल ट्रेजर को हासिल कर सकें। लेकिन क्योंकि असल में फैंटेसी पैराडाइज इंसानी दुनिया में है, इसीलिए वे लोग वहाँ के सीक्रेट ट्रेजर को हासिल करने के लिए जाते हैं जिनके पास में एक रेयर वाली स्पिरिट पावर हो। लेकिन इसी के साथ इनको यह भी पता है कि वे ट्रेजर असल में डिमंस के लिए किसी काम के नहीं है, जिसके वजह से उन्होंने कभी भी फैंटेसी पैराडाइज में जाने का कोशिश नहीं किया। इसीलिए मास्टर यांग हैरान होता है कि आखिरकार अब वे अचानक से वहाँ पर जाने की प्लानिंग क्यों करने लगे। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर हान कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मैजिकल ट्रेजर को हमसे छीनना चाहते हैं ताकि इस तरह से वे हमें कमजोर बना सकें। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर मास्टर हान कहने लगता है कि अब तो फैंटेसी पैराडाइज के ओपन होने का टाइम भी आ गया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसे कि हम नहीं देख पा रहे और अब इसी वजह से वे लोग इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट होना चाहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ से जाने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि अगर फैंटेसी पैराडाइज में कोई ऐसी चीज है जिसे कि डिमन गॉड हासिल करना चाहता है तब इनको किसी भी कीमत पर उसे फैंटेसी पैराडाइज में जाने से रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने बाकी साथियों के पास में आ गया था जहाँ पर चेन उससे पूछती है कि क्या सच में हमें 4 लाख मेरिट पॉइंट मिले हैं। तब इस पर हाओ चेन इनसे कहता है कि हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है और अब मैं इसे तुम्हारे साथ में भी शेयर कर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे सभी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरे टीम का कैप्टन भी अपने लोगों के साथ में यहाँ पर आ गया था और फिर वो हाओ चेन से कहता है कि अगर फिर कभी हमें चांस मिला तो हम आपके साथ में कोऑपरेट जरूर करेंगे। लेकिन तभी हाओ चेन कहता है मुझे तो यह बात पता है कि शायर आराम कर रही है, लेकिन आखिरकार ली सिन और लिन सिन कहाँ पर हैं। तब इसके
बारे में सुनकर सिमा सियान कहता है कि अभी कुछ देर पहले तो वह भी यहीं पर था, लेकिन अचानक से वो गायब कहाँ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सिन और लिन सिन साथ में होते हैं, जहाँ लिन सिन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि इसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। तब इसकी बात सुनकर ली सिन उससे पूछती है कि किस लिए। तब इस पर लिन सिन उससे कहता है कि मैं तो इस दुनिया का सबसे ब्लेस मैजिशियन हूँ, जिसके वजह से हजारों लड़कियां मुझे पाना चाहती हैं, लेकिन तुमने तो अचानक से मेरे फर्स्ट किस को चुरा लिया। और अब ऐसी बातें कहते हुए वह थोड़ा सा रोने भी लगता है। तब इस पर लिसिन उसका कान पकड़ते हुए कहती है कि तुम तो सच में इस तरह के प्ले बॉय हो, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर यकीन कर लूंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन सिन भी उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और क्या तुम्हें यह भी लगता है कि वह मेरा फर्स्ट किस नहीं था। इसके बाद वो लिसिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि फर्स्ट किस किसी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इसीलिए केवल तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिसिन भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, और फिर वो अपनी तलवार निकालते हुए कहती है कि मैं इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिसके वजह से हम देखते हैं कि लिन सिन की हालत अब काफी खराब हो जाती है। और फिर उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो सबसे पहले तुम अपने तलवार को नीचे कर लो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिसिन ने अपना तलवार इसके गर्दन के ऊपर रख दिया था, और फिर उससे कहती है कि मैं फर्स्ट किस के बदले तुम्हारे 100 दिन को चाहती हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनकर लिन सिन हैरान होते हुए कहता है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तब इस पर लिसिन उसे बताती है कि वह मेरा भी फर्स्ट किस था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिन सिन को राहत की सांस मिलती है, और फिर वो सोचने लगता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि मेरे फर्स्ट किस की कीमत 500 दिन है, लेकिन इस पर लिसिन कहती है कि 1000 दिन, जिस पर लिन सिन कहता है कि नहीं 5000 दिन। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में इसके लिए बहस होने लगती है, जिसके बाद लिन सिन कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं अपने फर्स्ट किस के बदले मैं तुम्हारे बचे हुए पूरे लाइफ को चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिसिन भी पूरी तरह से हैरान हो गई होती है, और अब वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन और बाकी लोग भी इनको खिड़की के पीछे से देख रहे होते हैं, और फिर इसमें से एक लड़की कहती है कि इसके सेलिब्रेशन के बदले तो हमें तरबूज खाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लिसिन और लिन सिन दोनों ही काफी शर्मा जाते हैं, क्योंकि अब इनके बारे में बाकी लोगों को भी पता चल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर की पावर फिर से उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है, लेकिन हाओ चेन बिल्कुल सही समय पर आकर इसे सही कर देता है। इसके बाद हाओ चेन सायर से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है। तब इस पर सायर उसे बताती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और मैं तो केवल अपने रिट्रीवल पावर को प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद वो आगे कहती है कि भले ही मैंने अपने 3 सेंस को खो दिया है, और इसके वजह से फिर से मैं डार्कनेस के अंदर आ गई हूँ, लेकिन असल में इसके वजह से रिट्रीवल पावर के ऊपर मेरा फोकस और भी ज्यादा बढ़ गया है, और इसीलिए मैं रिट्रीवल पावर के रूल्स के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। लेकिन तभी मुझे पता चला कि सर्किट स्वॉर्ड के अंदर तो असल में एक स्वॉर्ड इंटेंट है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह लास्ट सर्किट के सन का होगा, और असल में यह वही है जिसने की एक लीजेंड स्वॉर्ड को क्रिएट किया था, और उसका यूज करके उसने डीमन एम्परर को बहुत ही खतरनाक तरीके से हिट किया था। अब इसी वजह से शायर को ऐसा लगता है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप सर्किट स्वॉर्ड के अंदर सील है, और अब इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इसे मास्टर करना चाहती है। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओ चेन से कहती है कि तुम मुझे स्काई में भेज दो, क्योंकि वहाँ पर रिट्रीवल पावर को प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही सुटेबल जगह है। और अब इसी के साथ वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन यह सुनते ही हाओ चेन उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता। तभी इसी बीच इसे याद आता है कि एटर्नल टावर की पावर ने शायर की इंजरी को हील कर दिया था, इसीलिए वो शायर के हाथ पर लेकर उसे बताता है कि इसके लिए मेरे पास में एक और भी ज्यादा सुटेबल जगह है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे एटर्नल टावर के अंदर लेकर चला आता है। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।